महाकुंभ 2025 अपने आप में नई कहानी के साथ साथ ऊर्जा का स्रोत, भारत की अस्मिता, भारत के भविष्य की नींव भी तय करने वाला होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सन्यासीगण ही कह रहे हैं, क्योंकि यहां से आध्यात्मिक चेतना अपने उफान पर होगी और उसके बाद ये पूरे देश भर में भारत की सांस्कृतिक विरासत का परचम पूरी दुनिया में लहराएगी। और इस क्रम में ही महिला सन्यासियों का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है उसके बारे में पूरी दुनिया में इस समय चर्चा हो रही है और यह चर्चा बहुत खास हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है जब महिला सन्यासी भी इसमें जुड़ती हैं। हमारे साथ सन्यासिनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा का ही एक अंग है, उनकी महिला सन्यासी दिव्या गिरी जी हैं। दिव्या जी, सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। आप लोग मातृशक्ति हैं, आपके नेतृत्व में ही समाज का भला हो सकता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब से आप जुड़ी और महिला सन्यासी कैसे जुड़ती हैं किसी अखाड़े से, या फिर हम अगर बात करें कुंभ की, तो कुंभ में उनका क्या योगदान होता है? पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी महिला या पुरुष सन्यासी कैसे होता है और जुड़ता कैसे है। तो ये जो 13 अखाड़े होते हैं, इनमें से कोई ना कोई उसके गुरु होते हैं। वो महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो जब उनकी दीक्षा होती है, आश्रम भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकती है, कोई भी धार्मिक संस्थान हो सकता है, वहाँ उसकी पंच दीक्षा होती है। फिर आगामी आने वाला जो भी कुंभ पड़ता है उसमें उसकी पूर्ण दीक्षा होती है। चाहे वो कहीं का कुंभ हो, उज्जैन का हो, नासिक का हो, हरिद्वार का हो या फिर प्रयागराज का। हाँ, 4 जगह कुंभ पड़ता है। उत्तर प्रदेश के लिए चूंकि ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रयागराज, तो प्रयागराज बहुत ज्यादा विशालतम रूप में देखा और मनाया जाता है। उसके बाद में हरिद्वार का, उसके बाद नासिक, और उसके बाद हम लोग एक जो दीक्षा का एक क्रम है, अगर मान लीजिए बाई चांस कहीं से कुंभ छूट जाता है तो काशी में भी हो सकता है। काशी चूंकि अगर मान लीजिए चारों जगह स्थानों में कुंभ में अगर दीक्षा नहीं हो पाई तो काशी में वह दीक्षा पूर्ण हो जाती है। हाँ, दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। मगर जो प्राथमिक दीक्षा है, जैसे पहले संन्यास के पहले जब आप आश्रम व्यवस्था में सेवा कर रहे होते हैं, पंच दीक्षा होती है, तो उसको अवधूत या महापुरुष या अवधूतानी कहते हैं। उसके बाद जब उसकी पंच दीक्षा हो जाती है और कुंभ की हो जाएगी तो पूर्ण मानी जाती है, तब वो मेहनत लगा सकता है। जैसे एक हम लोगों के अंदर एक जैसे कुछ क्लास पास आउट होते हैं तो उसे मार्कशीट मिलती है, तो ऐसे ही हम लोगों में एक मोहर छाप चलती है। तो उसमें जब आपका नाम कुंभ के संस्कार के बाद लिखा जाता है तो मेहनत ही लिखा जाएगा। फिर आपकी योग्यता, आपकी शैक्षिक योग्यता या अन्य जो भी आपके पास में आध्यात्मिक धरोहर है, उसके अनुसार फिर वो श्री महंत हो सकते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में महिलाएं हैं तो मंडलेश्वर हो जाती हैं। और मुझे लगता है ज्यादा दिन तक वो दूरी नहीं है, महिला शंकराचार्य भी हो जाएंगी। आप निश्चित तौर पर जिस तरह से आप लोग प्रयास कर रही हैं और जिस तरह से महिलाएं अध्यात्म की तरफ बढ़ रही हैं, आध्यात्मिक चेतना का जिस तरह से विकास हो रहा है, निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं है जब महिलाएं महामंडलेश्वर और उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा जो है पीठों के शंकराचार्य के रूप में भी आएंगी। आप कहाँ से संबंध रखती हैं, कहाँ से आती हैं? जी, मेरा नाम दिव्या गिरी है। मैं श्री मन कामेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है जो कि लखनऊ में स्थित है। मैं उसकी व्यवस्थाओं में। लखनऊ से आप यहाँ कब आई, क्या व्यवस्थाएं यहाँ हैं और आप लोग कैसे यहाँ रह रही हैं? जी, जैसे श्री पंचदशाम जुना के चूंकि ये गवर्न करता है सन्यासी अखाड़ा, तो सारा कुछ तो खैर वही लोग मैनेज करते हैं। एक व्यवस्था के रूप में हम लोगों को व्यवस्था दे लेते हैं। जैसे हर कुंभ में एक विशिष्ट व्यक्ति को, वो कहीं से भी हो सकता है, जैसे रत्नगिरी जी हैं, आप हरिद्वार से हैं, आप भी बाराबंकी से, अन्य अन्य जगहों से सारी महिलाएं हमारी उपस्थित हैं। तो वो एक जिम्मेदारी के तौर पे, जैसे इस बार की जिम्मेदारी हम लोगों को दे रखा है कि आप सन्यासी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे ही हर कुंभ में चेंज हो जाएंगे अध्यक्ष। अच्छा, मतलब ये एक कहे कि रोटेशन है कि इस बार आप जो है सन्यासिनी अखाड़ा की अध्यक्ष हैं। जी
जी, ऐसे ही रोटेशन क्रम में हर कुंभ में चेंज हो जाता है। तो मात्र वैसे तो यहाँ पे ऐसी कोई जो दीक्षा की प्रणाली है वो अंदर में नहीं होती है, वो सारा जूने अखाड़े में होती है। बस एक व्यवस्था को देखते हुए एक व्यक्ति की जिम्मेदारी पे लगाया जाता है और वो उस कुंभ को पूर्ण रूपेण से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। अगर हम बात करें जैसे कि लोकतंत्र की बहुत चर्चा होती है कि लोकतंत्र अभी चलने वाली परिपाटियों में सबसे बेहतर गवर्निंग परिपाटी है जिसमें सरकार चलती है। तो यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले से ही कायम है कि जो इस बार अध्यक्ष बनेगा वो अगली बार नहीं होगा, कोई और होगा, या जिसको निश्चित किया जाएगा ये रोटेशन चलता रहे। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ, लोकतांत्रिक है और इसमें सबकी सहभागिता है। जैसे हमारा लखनऊ से कम दूरी पे पड़ता है प्रयागराज, तो हम ज्यादा मैनेज कर सकते हैं उसको, तो वो हमारी व्यवस्था में है। अन्य जैसे आप हरिद्वार से हैं तो आप जब हरिद्वार का होगा तो वो ये श्री पंचदशधाम जूना अखाड़ा है वो नियुक्त कर देता है किसको कहाँ की जिम्मेदारी देना है और वो उसको अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे नियुक्ति दे देता है। महाराज जी, अगर हम ये बात करें कि महिला सन्यासियों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन आपको क्या लग रहा है बढ़ती जा रही है, और सन्यास जो एक अपने आप में आध्यात्मिक चेतना का उच्चतम शिखर होता है इसके तरफ भी महिलाएं बढ़ रही हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो तमाम गृहस्थ महिलाएं हैं वह गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे सन्यासिक परंपरा के जो अवयव होते हैं उनको धारण कर सकती हैं, समाज को कैसे आगे ले जाने की बात कर सकती हैं? ऐसे तो महिलाएं बहुत आजकल आगे हैं, पायलट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अब महिलाएं नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर घर में रहते हुए क्या कर सकती हैं महिलाएं? देखिए, वो चाहे समाज हो या सन्यास हो या राजनीति हो या कोई भी आप उनको जिम्मेदारी देंगे तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है, ये पूर्ण रूपेण सत्य ही है कि महिला समाज की केंद्र बिंदु है, तो वो उसके आसपास ही समाज घूमता है। आप अगर किसी महिला को किसी मठ की जिम्मेदारी दें आप या किसी आश्रम की, वैसे तो आप जिम्मेदारी नहीं भी देंगे तो भी वो संभालेगी। अगर कोई पुरुष उसका उनके गुरुदेव हैं तो वो तो मात्र बैठेंगे ही ना अपने स्थल पे, जो महिला होगी वही तो आसपास घूमेगी, वही सारी व्यवस्था करेगी। तो जब आप उसको बैठाल देंगे तो भी वो व्यवस्था करेगी। तो जैसे आप इसको अपने गृहस्थ में समझिए, अगर आपके वहाँ आपकी पत्नी, बहन, बेटियां अगर कोई कामकाजी हैं तो वो पहले कार्य करके आएंगी, बाहर से ऑफिस से कार्य करके आएंगी ना, उसके बावजूद भी उनको किचन संभालना है, उनको अन्य व्यवस्थाएं संभालनी है। ऐसे ही हम लोगों को भले ही कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, भले ही कितने उच्चतम शिखर पे पहुंचा दिया जाए, किसी पद पे बैठा दिया जाए, हम लोगों को दोनों ही कार्य देखने पड़ते हैं, पूरी व्यवस्था में रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है जितना अच्छा महिला सन्यासी किसी पद को विभूषित कर सकती है, उसके कार्यों को कर सकती है, उतना पुरुष कम कर पाएगा, क्योंकि उसके 3 से 4 कारण हैं। एक तो आप जब कार्य करेंगे ना तो आप एक पे फोकस करते हैं। जैसे आप मीडिया देखेंगे तो आपको लगता नहीं बस हमें वाइट करना है। अगर महिला आपकी जगह वाइट कर रही होती तो आपके आसपास भी देखते मुझे आपके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इनसे क्या कहना है, तो वो एक टाइम में कई कार्य कर लेती है। वैसे ही अगर आपको किसी पद पे वो आप उनको रख भी देंगे ना तो वो वहां रहते रहते भी 3-4 कार्य कर लेती हैं। तो जितना वो अच्छा आपको कार्य करके देंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति उस जगह पे कर लेगा। हाँ, श्री पंचदशधाम जूना अखाड़े की बड़ी खूबी है कि वो हर एक कुंभ में एक नया कार्य करता है। जैसे पिछले कुंभ में उसने किन्नर अखाड़े को शामिल किया, तो अब हम लोगों के समकक्ष, हम लोगों के साथ में किन्नरे भी हैं, वो भी जो एक समाज में एक बहुत वैसा वर्ग हम कहते हैं जिनको हम उपेक्षित थी, तो उस उपेक्षा के कारण भी अब वो बहुत उनको हर्षोल्लास होता है, हम लोगों के साथ रह के अच्छा महसूस करते हैं। अब तो हर सन्यासिनी किन्नर को भी अपनी दीक्षा देती है, तो सब लोग को साथ में लेके चलने का जो ये प्रावधान है, मुझे लगता है ये श्री पंचदशधाम जूना के अलावा और किसी भी अखाड़े में उतनी प्रमुखता के साथ नहीं किया जाता है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अपने आप में बहुत ही अनूठा है। कुछ न कुछ, जैसा आपने बताया कि हर कुंभ में कुछ नया करते हैं, कुछ नयापन आता है, और एक जो रूढ़िवादिता करने की बात होती है वो जूना अखाड़े में नहीं है, ऐसा आप कह रही हैं। ऐसा उनके कार्यों से परिलक्षित भी होता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार के स्तर पर
जैसे जूना अखाड़ा बहुत कुछ परिवर्तित करता रहता है, कुछ नयापन लाने की कोशिश करता है, पुराने को समेटते हुए नया कुछ करने का प्रयास करता है। तो जो ये महाकुंभ 2025 है, इसमें सरकार की तैयारियों को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि आप यहाँ आई हैं, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं कि चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, चाहे उज्जैन का कुंभ हो, या फिर जहां भी कहीं कुंभ होता है, 4 जगहों पर जो होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, और ये तीर्थराज प्रयागराज है, यानी सभी तीर्थों का राजा है, और महाकुंभ यहीं पर विस्तार पाता है, यहीं पर त्रिवेणी है और कहीं त्रिवेणी नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती अगर कहीं माना जाता है तो वो यहीं है, और यहां विस्तार भी पा रहा है। तो सरकार की नीतियों का विस्तार कितना है? मुझे लगता है वो तो पूर्ण रूपेण कोशिश कर रहे हैं इसको विस्तृत करने का, तभी शायद उन्होंने पिछले कुंभ में पहले उन्होंने दिव्य कुंभ रखा था, फिर भव्य कुंभ रखा, फिर इस बार डिजिटल कुंभ बना दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो चाहते हैं कि लोग डिजिटली पूरे वर्ल्ड में इस कुंभ का प्रचार प्रसार हो। हाँ, ये थोड़ा सा प्रकृति के गोद में जो हुआ है वो हुआ, क्योंकि हम लोग ने जब धर्म ध्वजा रखी थी उसके पहले ही 1 या 2 महीने का डिले जो हुआ वो कटान के कारण हुआ। गंगा, जमुना, सरस्वती कहीं दूसरी दिशा में चली गई, तो वो जो जगह का थोड़ा सा खालीपन चाहिए था, क्योंकि मेला एक बहुत बड़े लंबे क्षेत्र में लगता है, 80 से 70 किलोमीटर का हमें परिक्षेत्र चाहिए होता है, तो उसका ना थोड़ा सा डिले कह सकते हैं। परंतु उनकी नीति में, उनकी मंशा में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वो डिले करना चाहिए। मगर हाँ, हम लोग इस प्रयागराज के कुंभ की व्यवस्थाओं के रूप में तो संतुष्ट हैं, परंतु हाँ, उनको थोड़ा और भी महिलाओं के रूप में या सन्यासी अखाड़े के रूप में और व्यवस्थाओं को देना चाहिए और विस्तृत करना चाहिए, और थोड़ा सा और देखभाल की आवश्यकता थी, जो शायद इस अगर वो समझ जाएंगे तो अभी भी कोई ऐसा समय नहीं बीत गया है। चूंकि महिलाएं हैं, अपने मठ को छोड़ के आते हैं, अपने जगहों को वो छोड़ के धूल मिट्टी में महीना 1.5 महीना रहना, तो उस रूप में थोड़ी सी व्यवस्था को लेके थोड़ा सा न्यूनता रहती है। थोड़ी सी न्यूनता है, और सरकार के स्तर पर आपका कहना है कि अभी भी कोई बहुत देरी नहीं हुई है। आपने डिजिटल की बात की, पहले दिव्य था, फिर भव्य हुआ, और अब डिजिटल कुंभ, दिव्य, भव्य और डिजिटल कुंभ। तो न्यूज 18 नेटवर्क न्यूज 18 कुंभ के नाम से डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल न्यूज 18 नेटवर्क ने लॉन्च किया है, जिसमें केवल कुंभ की चर्चा होगी, कुंभ से जुड़े हर एक पहलू की चर्चा होगी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही है। पूरे विश्व में एक मीडिया ही एक ऐसा संचार माध्यम है कि लोगों तक महात्माओं की बात पहुंचती है, क्योंकि जब स्नान होता है तब तो सारा पैक हो जाता है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली महात्माओं से एंटरटेन नहीं हो सकते हैं। तो बेहतर तरीका है कि हम लोग मीडिया के माध्यम से, आपके द्वारा, अन्य जो माध्यम है, न्यूज़पेपर कहें या चैनल्स के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचती है, वो इसके दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रशासन में है वो कुछ लोग ही महात्माओं के साथ में स्नान या उसका आनंद लेते हैं। एक ऐसा माध्यम है जो आप 1 to 1 विद इन सेकेंड में उन चीजों को बाहर पहुंचा पाते हैं पब्लिक तक। तो ये एक उपलब्धता तो है ही है, इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत दूरदृष्टि थी हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की, कि उन्होंने पूरा टाइटल उसका चेंज करके दिव्य, भव्य और डिजिटल कर दिया है। तो ये 100% सत्य है, क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है वो पूरा डिजिटलाइज है। वो अगर कुछ पढ़ना भी चाहता है तो मोबाइल चाहिए, कोई न्यूज़ भी देखना है तो मोबाइल चाहिए, तो वो 1 सेकंड के अंदर सब कुछ कहना, देखना और बताना चाहता है। तो ये अच्छा माध्यम, और इस माध्यम से मुझे लगता है और सन्यासिनियों की, महिला सन्यासियों की, नागाओं की संख्या और आगे में आने वाले समय में बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा सा प्रभावित होता है संतों से, और जो अभी तक समाज से कटाव हुआ करता था ये वर्ग अब जुड़ता है, मात्र एक कारण है, मीडिया। अच्छा, इसीलिए हम लोगों ने नया यूट्यूब चैनल न्यूज 18 कुंभ के नाम से लॉन्च किया है, ताकि हर वर्ग तक हमारी बात पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, सादर प्रणाम आपको। ओम नमो नारायण, ढेर सी शुभकामनाएं आपके नए यूट्यूब चैनल के लिए। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो नया युवा वर्ग है, जो सन्यासियों से या किन्नरों से थोड़ा सा कटता है,
कि दूर से ही देख के, तो वो पास आते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो थोड़ा सा मैथमेटिकली भी उनको चाहिए, वो थोड़ा सा तर्क कुतर्क भी करते हैं, वितर्क भी करते हैं। तो ये अच्छी बात है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि संत परंपरा क्या है, संत है कैसे, और बहुत लोग तो बनना भी चाहते हैं। तो ये ढेर से इस मीडिया का ही एक ऐसा हम लोग प्रचार माध्यम समझ सकते हैं कि वो हम लोग से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ढेर से शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी संतों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। आप लोगों ने हमें समय दिया। देखिए, न्यूज 18 कुंभ के जरिए हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह कुंभ आध्यात्म, चेतना, सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा संवाद का केंद्र है। यहाँ आप वाद विवाद नहीं, संवाद स्थापित करेंगे और यह संवाद हमारे राष्ट्र की उन्नति में बहुत काम आने वाला है। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज।